हेलो दोस्तों। अब मैं बताऊंगा आपको एक्सरसाइज 1.1 सेट चैप्टर की। आपने पहला मेरा वीडियो देखा नहीं है तो देख लेना। बेसिक्स बताए मैंने सेट चैप्टर के, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट्स। ये बताओ कि ये इनमें से कौन कौन से सेट्स हैं और जस्टिफाई करो अपने आंसर को, ठीक है। आप जस्टिफाई अपने आप कर लेना, मैं बता देता हूँ खाली, ठीक है। ये बात नहीं है कि मैं आपको रीज़न नहीं बताऊंगा, रीज़न ही बताऊंगा, पूरा अच्छे से बताऊंगा, लेकिन जस्टिफाई मैं कर लूंगा। लेकिन आप अपने हिसाब से लिख देना रीज़न, ठीक है, जो आपको जैसा लगे, क्योंकि जस्टिफिकेशन पे इतना कोई ध्यान नहीं देता नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है पहला, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जेड। आपको वो बताने हैं सेट्स ऑफ सारे, मतलब जितने भी महीने हैं ना एक साल में, जेड लेटर से शुरू होते हैं, तो उसका सेट्स बताना है। तो इसको तो आप वेल डिफाइन कर सकते हो ना, क्योंकि ये तो होते हैं ना, ये रहे जनवरी जून जुलाई, यही तीन तो होते हैं, ये सबके लिए सेम ही तो है, ये तीन तो है। कोई अपने मन से तो बता नहीं देगा कि यार ये मई है, ये जे से कहाँ शुरू होता है यार, एम से शुरू होता है ना, तो ये तो हो नहीं सकता। तो इसका आंसर यस आएगा क्योंकि ये वेल डिफाइन है, ठीक है। दूसरा कह रहा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। 10 सबसे टैलेंटेड राइटर्स इंडिया के। अब ये अलग हो जाता है क्योंकि इसका आंसर नो इसलिए आया है क्योंकि आप अपने मन से तो बताओगे ना खाली। ये तो नहीं है कि आपके लिए कोई और है, मतलब इसका मतलब मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप जैसे अपने मन में मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स में आप मुंशी प्रेमचंद का नाम ले रहे हो, तो ये तो हो नहीं सकता कि दूसरे के मन में भी यही हो। तो ये वेल डिफाइंड थोड़ी है। जो चीज़ सबके मन में या फिर सबके लिए सेम हो ना, वो वेल डिफाइंड मान जाएगी। ये तो वेल डिफाइंड है ही नहीं। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, किसी के लिए कोई और टैलेंटेड राइटर होगा, आपके लिए कुछ और है ना। मतलब एक बंदा है जैसे उसका नाम है राजू, है ना, वो आपके लिए टैलेंटेड राइटर है। एक का नाम है जैसे अर्जुन, ठीक है, तो ये दूसरे के लिए टैलेंटेड राइटर है ना। तो ये तो हो सकता है कि आपके लिए ये भी टैलेंटेड राइटर हो, तो हो सकता है ना कि आपके लिए ये हो नहीं हो टैलेंटेड राइटर, ठीक है। तो इसका आंसर नो आएगा, ठीक है। अब अगला, द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब यार देखो, क्रिकेट की बात होगी, ये तो सबका फेवरेट गेम हो ही जाता है लगभग। वो तो फुटबॉल भी है, अच्छी बात है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन बैट्समैन 11, वो बताओ, ठीक है। अब इसमें आपको आंसर नो इसलिए लिखना है क्योंकि आपने जैसे रोहित शर्मा को माना है या फिर विराट कोहली को माना है ठीक है, और दूसरे ने मारा सचिन तेंदुलकर को, है ना। तो ये नहीं ये थोड़ी हो सकता है कि मतलब आपके लिए मतलब आप जिसे मान रहे हो बैट्समैन है सबसे अच्छा, वो उस दूसरे के लिए जिसके पास सचिन है उसके पास रोहित थोड़ी हो सकता है ना। मतलब बैट्समैन के जैसे आपने विराट कोहली को माना और दूसरा माना रोहित शर्मा को, ठीक है। तो ये थोड़ी हो सकता है कि आप उसको भी मानो, है ना। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है ना, कि आपके लिए कुछ और है और दूसरा कुछ और मान रहा है। अगर आपसे ये कहता है कि आप रैंकिंग में से देख के बताओ, आईसीसी रैंकिंग जारी करती है ना, उसमें से देख के बताओ कि रोहित शर्मा बेस्ट है, कौन बेस्ट है, तो आप बता देते हैं कि हाँ यार ये बेस्ट है रोहित शर्मा, इसलिए इसको मिलना चाहिए। तो इसका आंसर मैं यस लिख देता अगर ये रैंकिंग के बेस पे करता तो, है ना। तो इसका आंसर नो आएगा क्योंकि बेस्ट क्रिकेटर तो फिर आप कोई किसी और को मानता है, कोई किसी और को मानता है, तो इसका नो आएगा। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है ना। अगला क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब ये देखो, ऑल बॉयज इन योर क्लास, अब जैसे आपकी क्लास में 52 बॉयज हैं, ठीक है, ठीक है। तो आप किसी से भी पूछोगे अपनी क्लास में या फिर स्कूल में किसी से भी पूछोगे कि मेरी क्लास में कितने बॉयज, वो तो बता देगा ना इस सेट्स को, कि सेट्स, अगर आप किसी से पूछोगे सेट्स ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन योर क्लास, तो ये बता देगा ना कि 52 बॉयज हैं भाई। ये तो है नहीं। अगर आपसे ये पूछा जाए, अगर आपसे ये भी पूछता है ना कि कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड की पूछता है, तो भी आप बता सकते हो। मैं जानता हूँ कि यार ये बहुत ज़्यादा प्रोसेसर हो जाता है, लेकिन आप तब भी बता दोगे कि हाँ, मतलब वेल डिफाइंड हो जाएगा वो, मतलब डिफाइन कर सकते हो। अब आपसे पूछे कि मोस्ट ब्यूटीफुल बॉयज इन योर क्लास, तो ये नहीं बता सकते ना, किसी और के लिए कोई है, कोई किसी और के लिए ब्यूटीफुल, मतलब आप किसी और को मानते हो, दूसरा किसी और को मानता है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। लेकिन ये वेल डिफाइंड हो जाएगा ना कि आपकी क्लास में खाली ये बॉयज़ पूछ रहा है, तो ये तो बता दो कि इतने बॉयज़ है भाई, तो ये तो मतलब लिमिट है ना बॉयज़ की, ठीक है। अब अगला क्या पूछ रहा है, फिफ्थ है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100।
अब ये तो वेल डिफाइंड हो जाएगा, देखो कैसे। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, इसमें आपसे सेट्स पूछा है ना, सेट्स बताना है, तो ये तो आप बता दो कि 1 से लेकर 100 तक जितने भी नंबर है सब बता दोगे, है ना। तो ये तो वेल डिफाइंड हो गया ना इसने, इसलिए ये वेल डिफाइंड हो जाएगा क्योंकि इससे आगे जा नहीं रहा, और इसने खाली नेचुरल नंबर्स का नाम लिया है, तो ये तो वेल डिफाइंड है क्योंकि 100 तक है, लिमिट है इसकी यार, है ना। सबके लिए एक ही तो है ये नंबर, इतने ही तो होंगे। आप अपने तरफ से जोड़ दोगे, 102 भी हो गया, 103 भी हो गया, ये 100 से नीचे थोड़ी है, ये तो आगे निकल गया ना। तो ये वेल डिफाइंड होगा, इसलिए इसका आंसर आएगा यस, ठीक है। 6th पार्ट करते हैं हम इसका। 6th पार्ट क्या कह रहा है? अ कलेक्शन ऑफ novels, a collection of novels written by the writer मुंशी प्रेमचंद, है ना। आपसे ये पूछ रहा है कि मुंशी प्रेमचंद ने जो नॉवेल्स लिखी हैं उसका सेट्स बताना है, उस कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स, ठीक है, ठीक है। अब इसके लिए ये तो है नहीं कि आप उन्होंने बहुत सारी लिख दी, कि उन्होंने करीब मतलब ये तो है नहीं कि 2 लाख 3 लाख लिख दी उन्होंने, है ना। उन्होंने कुछ लिखी होंगी ना, लिमिटेड तो लिखी होंगी, और सबके लिए सेम रहेंगी क्योंकि उन्होंने नॉवल लिखी है भाई, है ना। और मुंशी प्रेमचंद की बोला ये तो फिर भी सही है क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने तो लिमिट ही लिखी होंगी ना यार। ये तो है नहीं कि सबके लिए डिफरेंट हो जाएगा कि ये भाई मतलब जो नॉवल उसने लिखी हो, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी हो, वो तो मुंशी प्रेमचंद की बता रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी नॉवेल्स लिखी होंगी ना, और लिमिट ही होंगी ना, तो ये वेल डिफाइन है ना। इसमें बताया गया कि कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स, नॉवेल्स बोला है जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है ना। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी नॉवेल्स लिखी होंगी ना, तो लिमिट ही तो लिखी होंगी। ये तो है नहीं कि बहुत सारे लिख दी जिसे आप गिन ही नहीं पाओ, मतलब आपके लिए कुछ और बता रहे हो, ये बता रहे हो, है ना। तो ये यस आएगा ना क्योंकि वेल डिफाइन हो गया। नॉवेल्स जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई हैं वही तो बताओगे आप, ठीक है। तो ये था 6th पार्ट। 7th पार्ट बताता हूँ, इस ऊपर ही बता देता हूँ 7th पार्ट, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ठीक है। अब ये कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स, हाँ तो भाई ये कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब इवन इंटीजर्स की बात कर रहा है ना, सारे इवन इंटीजर बताओगे ना तुम, ये भी तो कहीं ना कहीं तक तो भी यार नंबर जो होते हैं ये कहीं ना कहीं तक तो रुकते ही होंगे। इन्फिनिटी में मानता हूँ यार, इन्फिनिटी में होंगे ये, लेकिन यार ये फिर भी कहीं ना कहीं तो इन्फिनिटी में रुकते हैं भले ही, ठीक है, इतने में तो रुकते हैं ना, है ना। तो इस ये वेल डिफाइन हो गया ना, इसका आंसर यस आएगा क्योंकि ये वेल डिफाइन हो गया। आपसे ये पूछा है इवन इंटीजर्स, वो कलेक्शन पूछा है सबका सेट्स का, है ना, इवन इंटीजर्स, तो ये तो वेल डिफाइन हो गया ना। आपसे पूछा जाए कि आप मतलब ये तो है नहीं कोई नंबर ब्यूटीफुल होता हो या फिर कोई बेकार होता हो या बदसूरत होता है, ऐसा तो है नहीं। नंबर तो एक ही होते हैं और सारे इवन इंटीजर पूछ रहा है ना, तो बता देंगे आप, वेल डिफाइन हो जाएगा ये तो यस हो जाएगा, है ना। तो ये वेल डिफाइन है, ठीक है। अब 8th पार्ट करते हैं इसका। देखो 8th पार्ट क्या कह रहा है? द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, द कलेक्शंस ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब देखो यार ये भी वेल डिफाइन होगा क्योंकि कैसे, देखो इसका आंसर यस आएगा क्योंकि इसने पूछा कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। आपको जो चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है, इसमें कितने क्वेश्चन है लगभग मैं जानता नहीं हूँ इसमें क्वेश्चन कितने हैं, ठीक है। होंगे 50 तो होंगे ही यार, इतने तो नहीं हो सकते, कम नहीं हो सकते। तो इसका आंसर ऐसा आएगा क्योंकि आप वेल डिफाइंड है ये तो, क्योंकि आप बता पा रहे हो कि यार ये 50 हैं, तो ये सबके लिए सेम ही तो होंगे, अलग थोड़ी होंगे। अगर आप गिनोगे तो इसमें इतने तो निकलेंगे, अगर मान लेते हम 50 हैं,
इतने तो निकलेंगे ही ना, है ना। तो वेल डिफाइंड है, कोई ये तो बता नहीं देगा कि यार नहीं 50 नहीं है 40 है, ये कैसे बता देगा, क्योंकि 50 तो निकल ही रहे हैं, सबके लिए सेम ही है ना। तो ये वेल डिफाइंड है, मतलब नेचुरल है यार ये, मतलब सबके लिए सेम हो जाता है, ठीक है। अब नाइन्थ क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ये पूछ रहा है कि कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, आपको पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों के सेट्स का कलेक्शन बताना है। अब यार ये इसका आंसर नो आएगा, पता कैसे, किसी के लिए यार कोई मतलब टाइगर होगा डेंजरस, है ना, और किसी के लिए होगा लीपर्ड, है ना। तो ये सबके लिए सेम थोड़ी है ना। किसी के लिए यार कोबरा होगा, है ना, किसी के लिए दूसरा जानवर होगा, पाइथन होगा, यार कोई सा भी हो सकता है ना। तो ये नो आएगा ना, क्योंकि मोस्ट डेंजरस है, मतलब सबके मन में एक ही तो रहेगा ना कि यार ये मेरे लिए भी डेंजरस है, ये मेरे लिए, किसी के लिए कोई डेंजरस नहीं भी हो सकता, है ना। तो इसका आंसर नो आएगा, क्योंकि वेल डिफाइंड है ही नहीं। अगर ये कहता है कि मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, तो अगर मोस्ट डेंजरस हटा देता, उसकी जगह कहता कलेक्शन ऑफ एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड भी हटा देता, और ये कहता है कलेक्शन ऑफ एनिमल्स इन दिस रूम, है ना, तो बता देते कितने जानवर बैठे हैं आसपास अपने रूम में, है ना। तो ये बता देता, ये वेल डिफाइंड यस हो जाता, लेकिन यहाँ पे ये नो है, क्योंकि इसने मोस्ट डेंजरस कह लिया, तो ये तो मोस्ट डेंजरस कह लिया, क्योंकि किसी के मन में कोई और डेंजरस है, किसी के मन में कोई और डेंजरस है, तो इसका आंसर नो आएगा, ठीक है। तो इससे ऐसे था, ये वाला पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि आप ना ए मान लो, ये है 1 2 3 4 5 6। अब आपको ना अप्रोप्रिएट सिंबल बताने हैं, अप्रोप्रिएट सिंबल। अब आप देखो सिंबल शायद अपने को बताए नहीं होंगे कि ना ये वाला जो सिंबल होता है ना, ये बिलोंग्स टू से मतलब बिलोंग्स टू का होता है सिंबल, ठीक है। और ये वाला तो फिर पता ही है आपको, नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग करेगा ही नहीं, ठीक है। करते हैं, देखो अब जितने भी नंबर हैं, ये बिलोंग्स टू का मतलब है, जैसे आपको दे दिया गया कि ABCD दे दिया आपको, ठीक है, और आपको बताना हो, इसमें दे रखा होगा डैश, मैं बताइए, चलो करा ही देता हूँ ये, ठीक है। पहला क्या दे रखा है इसने, 5-A। अब ये सिंबल इन दोनों में से कोई एक इंसर्ट करना है इनमें, है ना। तो नॉट बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि वो आ ही नहीं रहा है वो नंबर इसमें, है ना। अब देखो ए ये हो गया, ये सबको एलिमेंट्स को लेके चल रहा है ना। अब 5 देखो इसमें आ रहा है ना, तो ये बिलोंग्स टू करेगा ना, क्योंकि ये इससे आ रहा है, ये बिलोंग कर रहा है इससे, है ना। तो ये बिलोंग्स टू आ जाएगा पहले में, ठीक है। सेकंड 8-A। अब 8 देखो इसमें कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना, 6 तक तो है, तो इसका आंसर आएगा नॉट बिलोंग्स टू, इसमें है ही नहीं भाई, कहाँ से बता देंगे हम, है ना। थर्ड 0-A, 0 कहीं है बताना, 1 से शुरू हो रहा है, 0 तो आ ही नहीं रहा है यार, तो ये नॉट बिलोंग्स टू आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट 4-A। अब देखो यहाँ पे 4 तो आ रहा है भाई, है ना, फिर तो बिलोंग्स टू हो जाएगा, क्योंकि इससे आ रहा है यार, और इसमें है, ठीक है। फिफ्थ क्या है, 2-A। अब 2 भी देखो आ रहा है, 1 2, ये रहा 2, है ना, तो ये बिलोंग्स टू हो जाएगा। इस सिंबल का नाम ना बिलोंग्स टू होता है, ठीक है। अब सिक्स्थ क्या है, 10-A। अब 10 देखो कहीं आ रहा है, 6 ही तक तो है, यहाँ पे यहाँ ही तक तो है ये, है ना। 10 कहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा ना, तो इसका आंसर नॉट बिलोंग्स टू, मतलब इसमें यस लग जाएगा क्रॉस, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो बहुत आसान था यार, पहले तो कुछ बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हैं यार, चैप्टर 1 में बहुत बेसिक चैप्टर है ये। असली चैप्टर है चैप्टर 3 आएगा आपको, तब देख लेना क्या, क्योंकि वो 12th में बहुत वो होता है, कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है एकदम। अगर आपने 11th का नहीं पढ़ा होगा ना वो चैप्टर 3, तो 12th में लगभग आप फेल हो सकते हो उस चैप्टर को बिना पढ़े मैथ में, ठीक है।
क्वेश्चन क्या है थर्ड, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है ये सेट्स, ठीक है। मैंने पहली वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप देख लेना उसको, ठीक है। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। देखो भाई पहला क्या कह रहा है इसमें, पहला ये कह रहा है ए इज सच दैट, ये इसकी कौन सी फॉर्म है, अभी मैं लिख देता हूँ पहले, फिर बताना आप मेरे को। एक्स इज एन, ये उनको आ जाएगा जिन्होंने मतलब पहली वीडियो देखी होगी, उनको भी आ जाएगा और उन्होंने पढ़ रखा है पहले से क्या यार, ये 11th में ही आया है ना। तो ये देखो ये है, दिख नहीं रहा होगा ऐसे ही होता, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी, सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं है, ऐसे लिखते थे हम उसमें भी, है ना। तो इसका हो जाएगा, अब बता दोगे आराम से। अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म मैंने बताया था कैसे लिखते हैं, वही सेट्स वाली फॉर्म होता है, टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं इसे हम, है ना। टेबुलर फॉर्म मतलब टेबल के रूप में, है ना। जैसे टेबुलर फॉर्म टेबल के रूप में मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे लिखते तो हो तुम यार, टेबल बना लो तो एक, है ना। यहाँ पे आ गया 1, आ गया 2, आ गया 3 हो गया, है ना, ऐसे। अब इस वाले को ना आपको उसमें लिखना है रोस्टर फॉर्म में, कैसे लिखोगे, एक्सिस एक्सिस इंटीजर, और ये देखो यहाँ पे देखा है, मेन बात तो यहाँ पर है ना। -3 x से मतलब -3 x से छोटा है, और x जो है 7 से छोटा है, तो ऐसे लिखोगे ना आप। इसकी रोस्टर फॉर्म क्या बन जाएगी, पहले तो आप यहाँ पे a लिख दो, है ना। और x बता रहा है, मतलब x जो है वो नंबर्स में लिखूंगा, वो यहाँ पे लिखूंगा x को, है ना। तो क्या क्या होंगे, -2 होगा, देखो -2 -3 से बड़ा होता है ना। -1 लिखूंगा, 0 लिखूंगा, 1 लिखूंगा, 2 लिखूंगा, 3 लिखूंगा, 4 लिखूंगा, 5 लिखूंगा और 6 लिखूंगा। देखो अब ये पूरी तरह से वेल डिफाइन हो गया, क्योंकि इसने बोला था -3 x से छोटा है और 7 x से बड़ा है ना। कोई भी इक्वल का साइन नहीं है यहाँ पर, देखो इक्वल का साइन नहीं है ना। तो ये लिख दोगे आप ऐसे, ठीक है। आसान था यार, ठीक है। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है यहाँ पे, अब इसको भी रोस्टर फॉर्म लिखना है। b इक्वल्स टू एक्स इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटा है और नेचुरल नंबर, तो कौन सा होगा आपको ये पता है। जो 6 से छोटे हैं जो नंबर, वो लिख दो, नेचुरल नंबर होना चाहिए वो भी, 1 2 3 4 5, ये हो गए। और 6 ऐड इसलिए नहीं करा क्योंकि इसने बोला लेस देन बोला है, इक्वल थोड़ी बोला है, तो इसलिए 5 तक कर लिया, 1 से 5 तक, और नेचुरल नंबर बोला इसलिए 1 से स्टार्ट किया था मैंने 5 तक, ठीक है। तो आसान था यार। दूसरा भी, थर्ड क्या है, थर्ड है c इक्वल्स टू x इज सच दैट x इज अ 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। यार 11th की मैथ भी वैसे हार्ड है नहीं यार, जितना फिजिक्स और केमिस्ट्री हार्ड है। देखो भाई, c इक्वल्स टू x is such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। अब इसका मतलब कहने का ये है कि जैसे आपसे इसी की जगह एक और सेम बताता हूँ मैं तेरे को आपको, ठीक है, कि उन 8 आना चाहिए उनका सम। जैसे 2 + 6 क्या होता है, 8 होता है, लेकिन आपको 2 डिजिट बतानी है, मतलब 26 लिखोगे ना, 2 + 6 8 हो जाएगा, तो सेम है। ऐसे ही आप यहाँ पे लिख दो फिर आंसर में, तो आप रोस्टर फॉर्म लिख देना इसकी। ये तो हो नहीं सकती कि 0 8 लिख दो, 2 डिजिट कहाँ से हो गया, एक ही तो आया भाई यहाँ पे, है ना, डिजिट एक आया ना, 8 लिखोगे आप। लेकिन यहाँ पे आपको कह रहा है कि एक्स इज अ 2-digit नेचुरल नंबर है, और सच दैट इज सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। अब उन डिजिट का सम भी 8 आना चाहिए, तो पहले तो 17 ही हो जाएगा, 1 + 7 8 होता है ना। फिर 26 हो जाएगा, 2 + 6 8 होता है ना। 35 हो जाएगा, 3 + 5 8 होता है, ठीक है। 53 फिर 44 लिखना आप, सॉरी 44, 4 + 4 8 होता है ना। 53 हो जाएगा, 5 + 3 8 होता है। 62 हो जाएगा, 6 + 2 8 होता है ना। 71 हो जाएगा, 7 + 1 8 होता है। अब इसके आगे कौन सा डिजिट आएगा, 80 आएगा, 8 + 0
8 होता है, 2 डिजिट हो गया ना, ये तो सिंगल डिजिट आ रहा था मैंने इसमें लिखा, लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट हो गया है ना। तो बन गया ये रोस्टर फॉर्म यार इसका भी, है ना। थर्ड फोर्थ पार्ट करते हैं। d equals to x is such that x is a prime number, x is a prime number which is divisor of 60, which is a divisor of 60। अब यार प्राइम नंबर तो आप जानते होंगे क्या होता है, नहीं जानते तो बता देता हूँ। प्राइम नंबर वो होता है जिसका जो मल्टीप्लाई होता है ना, या तो वो खुद से जाए और या तो किसी से जाए ना, है ना, या 1 से जाता है वो तो, लेकिन हम लिखते नहीं है ज़्यादातर हम। अब इसका क्या हो जाएगा, अब इसने कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स एक प्राइम नंबर होना चाहिए जो 60 का डिवीज़र होना चाहिए, है ना। अब 60 का डिवीज़र कौन से हो सकते हैं, पहले तो 2 ही हो जाएगा क्योंकि 32 या 60 होता है, 230 या 60 है ना। दूसरा 3 हो जाएगा, 3 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आता है, और ये प्राइम नंबर है दोनों, है ना, ये किससे होते थोड़ी है डिवाइड, है ना। और तीसरा कौन सा आ जाएगा, 4 हो नहीं सकता, 5 हो जाएगा, ये भी 12 5 से 60 होता है ना, ठीक है। और 7 हो नहीं सकता, और आपका ये 11 भी नहीं हो सकता क्योंकि वो भी नहीं जाएगा, और 13 भी नहीं हो सकता, और कौन सा नहीं हो सकता, 17 भी नहीं हो सकता, 19 भी नहीं हो सकता, 21 भी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, और कोई सा हो ही नहीं सकता, यही आएंगे खाली। तो ये आ गया आपकी रोस्टर फॉर्म, ठीक है, आ गया होगा समझ में, ठीक है। फिफ्थ क्या कह रहा है, E इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। अब आपको इसकी रोस्टर फॉर्म बतानी है यार, ठीक है। इसका कैसे लिखोगे आंसर, पहले तो आप ई लिखोगे, अब इसका सेट क्या बनेगा, सेट्स ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री मतलब आप, मैंने बताया था पहली वीडियो में कि आप ना रोस्टर फॉर्म लिखते समय ना आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, कोई भी वर्ड या फिर कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए उसमें, है ना। तो इसको कैसे लिखोगे आप, TRIG, अलग अलग लिखते हैं ना, ठीक है, TRIGON, फिर यहाँ पे ओ आ रहा है लेकिन ओ हम लिखेंगे क्योंकि मैं लिख चुका हूँ, ठीक है। फिर M, E आ रहा है लेकिन है नहीं, लिख देते हैं E, T आ रहा है, T तो हम लिख चुके हैं तो ये लिखूंगा नहीं मैं, ठीक है। R मतलब कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए, R भी देखो आ रहा है, नहीं लिखूंगा। Y है नहीं तो लिख दो, बस ये बन गया आपका रोस्टर फॉर्म इसका भी, है ना। अब सिक्स्थ करते हैं। सिक्स्थ क्या कह रहा है, F इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, ठीक है। अब ये भी ऊपर वाले की तरह है, आपको इसमें भी यही करना है सेम, कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए। बेटर लिखा है या देखो बेटर, अब बेटर में कैसे लिखेंगे हम, BET, अब एक और T रिपीट करना नहीं है लेकिन हमें, E भी है वो भी रिपीट नहीं करना, तो बचा क्या R, और R है नहीं इसमें तो लिख दिए, बस खत्म। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन भी, रोस्टर फॉर्म लिख दिया मैंने सबके, ठीक है। तो ये था, अब फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हाँ तो भाई अब फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब आपको ना इसमें सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। भाई बहुत बेसिक क्वेश्चन है यार, बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब नंबर स्कोर कर सकते हो तुम इससे एग्जाम में। 11th में 12th में तो यार पता नहीं क्या है। पहला क्या कह रहा है, 3 6, ये आपको रोस्टर फॉर्म दे दिया इसकी, ठीक है, ये दे दी, ठीक है। आपको इसको उसमें करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लाना है, तो आप कैसे लिखोगे, ये देखो ये सारे दिख रहे हैं, तो मैं 3 के मल्टीपल दिख रहे हैं ना, है ना। तो आप इसको कैसे लिखोगे,
सेट बिल्डर फॉर्म में सारे देखो 3 की मल्टीपल है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 4 तक जा रहे हैं। तो आपने यहाँ पे क्या करो कि x ऐसे लिखो, x इज सच दैट x इस तरह है कि x जो है ना 3n है, n मान लो जो मल्टीपल जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो वो 3n है, ठीक है। n मान लो, m मान लो, कुछ भी मान लो तुम, ठीक है। और n क्या है, n है क्या यहाँ पे देखो 1 3 2 6 2 3 0 9 3 और 3 4 12 4, ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर है ना सारे। तो n किससे बिलोंग कर रहा है, n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में सारे उसके भी बताया था रिप्रेजेंटेशन, मतलब नंबर्स की कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनके साइन क्या होते हैं नंबर्स के। तो n यहाँ पे नेचुरल नंबर है ना, तो इसका बन क्या जाएगा आपका। और n फिर कहाँ से कहाँ तक वो कर रहा है लाई, देखो n कहाँ से कहाँ तक वो लाई कर रहा है, n 1 के इक्वल आ रहा है ना, क्योंकि 3 1 3 इक्वल आएगा ना। तो इसके n छोटा है उससे, ये देखो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा ना, और इसके भी इक्वल आ जाए, ठीक है। तो ये आपका बन गया सेट बिल्डर फॉर्म, 1 से भी जा रहा है और फिर उसके बीच का क्या होगा, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, है ना। ये सारा आ गया ना, 4 इसलिए कहा क्योंकि एंड था और ये इक्वल भी है इसलिए, है ना। 4 तक ही तो है, 3 4 12 ना, सारे 3 के मल्टीपल थे और ये 4 तक ही जा सकते थे ना यार, 3 4 12 तक तो ही तो जा सकते थे। 3 5 15 थोड़ी दे रखा है, 15 तो दे ही रखा है ना, और सारे 3 के मल्टीपल है ना, इसलिए 3n लिखा मैंने। और n को ऐसे डिफाइन किया कि n ना 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है, इस तरह से डिफाइन कर दिया। ये वाला साइन इक्वल का हो गया, ये वाला साइन उसका हो गया, n इससे बड़ा है 1 से, और n से बड़ा 4 है और इक्वल भी है, और 1 भी इसके इक्वल भी है यार, है ना। तो इस तरह से होगा। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये है सेकंड, 2 4 8 16 और 32। अब देखो पहले की तरह हो गया एकदम यार, देखो 2 1 2 2 2 4 2, यार ऐसे है ये देखो सारे देख रहे हैं, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ये तो दे रखा है। 2 की पावर 1 क्या होता है 2, 2 की पावर 2 क्या होता है 4, 2 की पावर 3 क्या होता है 8, 2 की पावर 4 क्या होता है 16, 2 की पावर 5 क्या होता है 32, वही दे रखे देखो सेम सेम। तो आप इसमें कैसे लिखोगे, एक्स इज सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 2 की पावर n, पावर लिखोगे इस बार यहाँ पे, और n क्या क्या कर रहा है, n जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है ना, n नेचुरल नंबर है ना यहाँ पे। और किस तरह से वो भी n को, अब हम n को डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे हम, n क्या क्या होगा यहाँ पे 1 भी होगा, और 1 से बड़ा होगा, और n इक्वल भी होगा 1 के, है ना। और n से बड़ा और इक्वल क्या होगा 5, है ना। तो ये हो गया डिफाइन यार। देखो अब यहाँ पे आप कोई सी वैल्यू डालो, 1 भी डालोगे तो 2 आ जाएगा, ये रहा 2, है ना। अब यहाँ पे 2 भी डालोगे तो 4 आएगा, 3 डालोगे तो यहाँ पे यार 8 आ जाएगा, 2 4 डालोगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, और 5 डालोगे तो 32 आ जाएगा। तो ये मैंने डिफाइन कर दिया आपको, ठीक है। और फिर थर्ड क्या कह रहा है, अब थर्ड पे बढ़ते हैं। 5 25 125 और 625, ठीक है। अब ये है वही सेम उसकी तरह, है ना। ये सारे क्या है 5 के वो आगे, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, 5 1 जा 5, 5 5 25, और 5 क्यूब क्या होता है 5 5 25, 25 5 जा 125, और 5 की पावर 4 क्या होता है 5 5 25, 25 5 125, 125 5 जा 625, है ना। सेम उसी की तरह हो गया, ठीक है। उसको कैसे डिफाइन करूँगे, एक्स इज सच दैट, हम हर नंबर को एक्स मान लेते हैं, ठीक है। एक्स इज सच है, ये इस तरह से है कि एक्स जो है किसके बराबर आ जाएगा 5 की पावर n, है ना। और n यहाँ पे किस तरह से है, n जो है सारे नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है ना। तो ये कैसे बन जाएगा, और नेचुरल नंबर ये जो है n क्या है, और नेचुरल नंबर सी n जो है एस को कैसे डिफाइन करोगे, ऐसे लिखोगे ना, 1 भी आ रहा है इसमें, है ना, ऐसे लिखोगे n 4 तक ही तो है ना। 5 की पावर 4 ही तक तो है यार, है ना। देखो 5 की पावर 4 तक तो है, ये इसकी तरह 5 तक तो नहीं है ना, इसलिए मैंने 4 लिखा यहाँ पे, देखो, ठीक है। अब यार सेट बुटर फॉर्म थी, बहुत आसान है। लेकिन हाँ यार यही आती है लगभग, क्योंकि बच्चों को दिक्कत आती है इसमें, लेकिन स्कूल वाले भी मतलब मान लेते हैं, हाँ आता है यार बच्चों को, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। फोर्थ फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है इसका, फोर्थ पार्ट कह रहा है ये है 2 4 6
और फिर ऐसे ही जाता जाएगा नंबर, मतलब सेम डिफरेंस रहा है ना, सेम डिफरेंस है। देखो टू टू का डिफरेंस है, तो ये टू के मल्टीपल्स हो गए ना, है ना, बस हो गया भाई, कुछ नहीं है इसमें। आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, एक्स इज सच दैट एक्स इक्वल्स टू टू एन लिखोगे। हाँ भाई, अब पावर एन नहीं लगाई, अब एन लिखा है क्योंकि अब मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है ना। और एन किस तरह से है यार, और एन क्या किससे है, नेचुरल नंबर से, है ना। और है क्या एन यार, एन कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, पहले तो टू से वन, वन से तो स्टार्ट हो रहा है, ये रहा एन। और फिर ये कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है यार, ठीक है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। आप इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हो, या फिर एक और तरीका है, आप ना सिंपल से एक सिंपल लिख दो एकदम। वैसे मेरे को ज़्यादातर यार ये अच्छा ये लगता है, वैसे सिंपल ये है, मैं जो बताने जा रहा हूँ, एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। खाली इतना लिख के छोड़ दो यार तुम, वो भी सही कर देगा तुम्हारा। इवन नेचुरल नंबर का मतलब क्या है, इवन मतलब 2 4 6, है ना, ये होते हैं इवन। और नेचुरल नंबर्स ये होते हैं 1 2 3 4 ये सब, लेकिन इसमें टू भी आ रहा है ना। तो इवन हो गया यार, ये देखो सारे इवन नंबर आएंगे ना, टू टू का डिफरेंस है, सारे इवन ही आएंगे, है ना। तो इस तरह से आप लिख देना इसको, है ना, टू तो इवन नंबर होता है ना, और ये सारे मल्टीपल दे रखे हैं इसके, तो लिख देना आप, ये भी सही मान लेंगे। लेकिन यार ये सबसे बढ़िया मेरे को ये लगता है, पता है, ठीक है। ये आपने डिफाइन कर दिया। अब फिफ्थ करते हैं हम, फिफ्थ क्या कह रहा है, फिफ्थ है ये 1 4 9, ये यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। अब यार देखो ये सारे आपको कुछ इसमें एक सेम बात लग रही है कि नहीं लग रही, बताओ, नहीं लग रही क्या, लग रही है, ठीक है, लग रही है ना, मेरे को भी लग रही है भाई। ये देखो सबके स्क्वायर करके देखो तुम, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है ना। और ऐसे ही चलता जा रहा है ये, मतलब 4 भी आएगा यहाँ, 4 का स्क्वायर फिर आगे 16 आएगा, 5 का स्क्वायर फिर 25 आएगा, और एंड में दे रखा है 100, मतलब ये 10 तक दे रखा है भाई, 10 तक है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, लास्ट तो दे रखा है। तो ये सारे स्क्वायर्स आ गए ना। अब आपको ये, अब ये कैसे डिफाइन करोगे आप, ऐसे एक्स इज सच दैट एक्स, ठीक है, एक्स इज सच दैट एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, है हाँ तो भाई क्या कैसे होगा, एक्स इज सच दैट एन, आप एक्स को कैसे लिखोगे, एन स्क्वायर लिखोगे ना, एन यहाँ पे क्या है 1 2 3, इन सबका जिसका भी स्क्वायर करते आ रहा है यार वही आ रहा है। देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और फिर 100 आ जाएगा, और फिर लास्ट में आया 10, 10 का स्क्वायर 9। और एन भी कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, एन कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, 1 तो आ ही रहा है ना, इक्वल्स टू एन इक्वल्स टू 10, ऐसे होगा।